हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है क्यों मैं अपने विधवापन को बेचारगी से देखूं। मौसम की तरह लोग भी बदलते हैं। दुनिया के लिए चाहे ये सिर्फ किताबों में पढ़े हुए एक जुमले की तरह ही सीमित होगा, लेकिन वैष्णवी असल जिंदगी में ऐसे बहुत से कटु अनुभवों से गुजरी है। अपनी इन्हीं अनुभवों के आधार पर वो दावा कर सकती है कि कहावतें, मुहावरे, धारणाएं या मान्यताएं अकस्मात नहीं बना करती। उनके पीछे अवश्य ही कोई पुख्ता कारण रहते होंगे। 28 की उम्र में इतने खट्टे अनुभवों से गुजरना कितना त्रासद होता होगा, ये भी हर कोई नहीं समझ सकता। जाके पाँव ना फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आए। इस कहावत के पीछे भी तो कोई गहरा और कड़वा अनुभव ही रहा होगा। पिछले 3 वर्षों से वैष्णवी इसी तरह रंग बदलती दुनिया को देख रही है। हर रोज नकाब उतरता चेहरा अपने किसी न किसी घनिष्ठ का ही होता है। काश कि मेरी आंखों पर मोह की ये पट्टी बंधी रहती, तो सोने के सोना होने का वहम तो बना रहता। पट्टी खुलने से तो सुनहरे मुलम्मे के पीछे छिपा पीतल मुंह चढ़ाने लगा है। वैष्णवी ये सोचती और मित्र व परिजनों के दोगले मुंह देख सुनकर अपना ही जी जलाती रहती। वैष्णवी आज भी नहीं भूली उस मनहूस रात को, जब पति व्योम का हाथ उसके हाथ से छूट गया था। वो व्योम के साथ जयपुर के मशहूर राज मंदिर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई थी। मैटिनी शो के बाद उन दोनों का चोखी ढाणी जाने का प्रोग्राम था। पूरी शाम वहीं बिताने के बाद वो डिनर करके ही वापस आने वाले थे। अभी साल भर पहले ही तो शादी हुई थी उनकी, इसीलिए अभी भी वो दोनों हनीमून पीरियड में ही चल रहे थे। उस शाम वैष्णवी बहुत खुश थी। चोखी ढाणी में चल रहे कठपुतलियों के नाच ने तो उसे इतना उत्साहित कर दिया था कि वो अपने आप को उनके साथ थिरकने से रोक नहीं सकी। और वहां बैठी लोक गायिका द्वारा छेड़े गए उस मधुर लोकगीत केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश की स्वर लहरी ने तो उसे इस कदर भाव विवल कर दिया कि वो पूरी शाम उसी लोकगीत को गुनगुनाती चुंबक की तरह व्योम के हाथ से ही लिपटी रही। हम जिस पल में जी रहे होते हैं, दरअसल जिंदगी सिर्फ उसी पल में सिमटी होती है। जो पल बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता, और जो बीतने वाला है उसके बारे में कोई नहीं जानता कि कैसे बीतने वाला है। ऐसा ही एक अजनबी पल वैष्णवी की जिंदगी में भी आने को तैयार बैठा था। प्रेम में आकंठ डूबी अंध मुंधी आंखों से वो बाइक पर सवार हवा से होड़ लगा रहे थे कि एक अंधे मोड़ पर तेज गति से घूमते ट्रक पर उनकी निगाह ही नहीं गई। चर्र की तेज आवाज के साथ ब्रेक भी लगे, लेकिन ये सब इतना अकस्मात हुआ कि व्योम अपनी बाइक को संभाल नहीं पाया और बाइक स्लिप हो गई। हवा में उछलता हुआ व्योम करीब 10 फुट दूर जाकर गिरा। दूसरी तरफ सड़क किनारे पड़े नुकीले पत्थर से वैष्णवी का सिर टकराया और वो अचेत हो गई। उसके बाद जब वैष्णवी को होश आया तो वो खाली हाथ हो चुकी थी। वैष्णवी गजब की खूबसूरत लड़की थी। व्योम तो देखते ही उस पर रीझ गया था। व्योम भी पहली ही निगाह में वैष्णवी के दिल में उतर गया था। लंबा कद, गोरा रंग, कर्ली बाल और प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी में आकर्षक सालाना पैकेज। किसी लड़की को भला और क्या चाहिए सहेलियों के बीच ईर्ष्या का पात्र बनने के लिए। अपने समय पर इतराती वैष्णवी आसमान में उड़ी जा रही थी, लेकिन समय कोई किताब तो नहीं जिसे पृष्ठ दर पृष्ठ पढ़कर उसका सार निकाल लिया जाए, या किसी दूसरे का पढ़कर अपने वाले की समीक्षा कर ली जाए। ये तो बंद लिफाफा होता है जिसके भीतर की चिट्ठी पहले कोई नहीं पढ़ सकता। वैष्णवी को भी कहाँ अंदेशा था कि उसके समय चिट्ठी इतनी कोरी और सफेद निकलेगी। पति को खो चुकी वैष्णवी के लिए एक ही रात में लोगों का नजरिया बदल गया। बेटी बेटी कहकर ना अघाने वाले सास ससुर के लिए वो अब शकुनी हो चुकी थी। सास ने तो यहाँ तक कह दिया था कि काश व्योम की जगह यही चली जाती। इसकी माँ के तो एक बेटी और भी है, लेकिन मेरा बेटा तो इकलौता था। बातें हवा की तरह होती हैं, चाहे कितने भी दबे स्वरों में की जाएं, एक छोर से दूसरे तक पहुंच ही जाती हैं। ये भी पहुंच गई। वैष्णवी ने सुना तो टूटे हुए कलेजे के कुछ और टुकड़े हो गए। 13वीं के क्रियाक्रम के बाद उसे माँ पापा अपने साथ ले आए।
सास ने तो जाती हुई के सिर पर स्नेह का हाथ तक नहीं रखा। ससुर जरूर दरवाजे तक विदा करने आए थे। आती रहना, तुम्हारा ही घर है, ससुर ने देहरी लांघते समय कहा था। सब जानते थे कि इस तरह के औपचारिक वाक्य महज दुनियादारी निभाने के लिए ही कहे और बोले जाते हैं। वैष्णवी ने भी हामी में गर्दन हिलाते हुए भारी मन से विदा ली, कभी वापस न आने के लिए। पांव एक बार तो देहरी पर ठिठके भी थे। यही वो दहलीज थी जिस पर उसने मेहंदी लगे पांव से चावलों से भरे कलश को ठोकर मारकर भीतर प्रवेश किया था। यादें गाड़ी के शीशे पर जमी गर्द की तरह होती हैं। आगे बढ़ने के लिए रास्ते को साफ दिखना जरूरी होता है, और रास्ता साफ दिखे इसके लिए शीशे पर जमी गर्द पोंछनी ही पड़ती है। वैष्णवी ने भी अपने भविष्य के बारे में सोचकर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। जिंदगी अभी उसे बहुत से स्याह सफेद रंग दिखाने वाली थी। माँ चाहती थी कि जितनी जल्दी हो सके बेटी की दूसरी शादी कर दी जाए। अभी उम्र ही कितनी है, कुछ भी तो नहीं देखा इसने। इसकी उम्र में तो लड़कियों की शादी तक नहीं होती। और ये जाहिर तौर पर तो बेटी के दर्द को जीती माँ खुद को संतुष्ट करने के लिए ही कहती थी, मगर असल में तो वो बेटी को अपराध बोध से बचाने का जतन कर रही थी। नहीं नहीं, वो व्योम की मृत्यु के लिए बेटी को अपराधी नहीं मान रही थी। वो तो वैष्णवी को उस अपराध बोध से नजात दिलाना चाह रही थी जो उस पर जबरदस्ती लाद दिया गया था। शुभ काम में वैष्णवी की परछाई भी न पड़े, जैसी फिक्र करती अधेड़ और वृद्ध महिलाओं से लेकर अपने युवा और अधेड़ पतियों को वैष्णवी की छाया से दूर रखने का प्रयास करती। चिंता में घुलती महिलाओं की रातों की नींद उड़ती देख रही माँ का फिक्रमंद होना लाजमी था। वो बेटी को इन तमाम विपरीत परिस्थितियों से दूर ले जाना चाहती थी, और इसका एकमात्र रास्ता था कि उसकी शादी हो जाए ताकि वैधव्य का दाग उसके माथे से हट सके। दूसरी तरफ पापा उसके लिए कुछ और ही सोच रहे थे। वो जानते थे कि जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जो होने जा रहा है उसे अवश्य बदला जा सकता है, बशर्ते कि प्रयास सही तरीके और योजना के साथ किया जाए। व्योम तो वैष्णवी को विधवा का चोला देकर चला गया, लेकिन वैष्णवी चाहे तो इस चोले की सफेदी में रंग भर सकती है। हम दूसरे पति के रूप में उसका सहारा क्यों तलाश करें? क्यों ना उस सहारे को तलाश करें जो पहला पति उसके लिए छोड़ गया है। पापा ने माँ को समझाते हुए कहा तो वो बिफर गईं। आपकी गोल गोल बातें मेरी मोटी बुद्धि में नहीं आती। ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना छोड़ गया है व्योम जिसके सहारे वैष्णवी की जिंदगी कट जाएगी? लंबी उम्र है, साथे बिना कैसे कटेगी? जितनी जल्दी हो सके लड़का तलाश कर लो। उम्र बढ़ने के साथ साथ चॉइस भी सीमित हो जाती है, माँ ने अपनी समझ के अनुसार कहा। कारू का खजाना तो देर सवेर खर्च हो सकता है, लेकिन जो खजाना व्योम इसे देकर गया है उसकी कोई बराबरी नहीं। अब देखो, व्योम तो चला गया, इस बात का दुख हम सबको है, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी को सरकारी कोटे में आरक्षण का लाभ मिलता है। मैं वैष्णवी को कोई व्यावसायिक कोर्स करवाकर या किसी अच्छी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल करके उसके भविष्य को स्वर्णिम बनाने पर विचार कर रहा हूँ। यही वो खजाना है जो आखिरी सांस तक वैष्णवी के पास रहेगा और इसे कोई छीन भी नहीं सकता। पापा ने विस्तार से समझाया तो माँ के माथे की सिलवटें धीरे धीरे हल्की होने लगी। हालांकि कुछ हल्की लकीरें अभी भी विद्यमान थीं। इस तरह तो बरसों बीत जाएंगे, तब तक क्या लड़की यूं ही समाज और बिरादरी के ताने सुनती रहेगी? माँ की चिंता जाहिर की। समाज का क्या है, वो तो चढ़ते को भी बोली मारता है और उतरते को भी। अच्छी नौकरी लग जाएगी तो रिश्ते भी अच्छे मिलेंगे। यदि अभी वैष्णवी की शादी कर दी तो वैष्णवी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। पापा के समझाने पर बात माँ को समझ में आ गई। उधर खुद वैष्णवी अभी पति के जाने के गम से उबरी नहीं थी। वो भी कुछ ऐसा करना चाहती थी जिसमें वो व्यस्त रहे, वरना व्योम की यादों के जंगल में ही भटकती रहेगी। वैष्णवी विज्ञान विषय बॉटनी में पोस्ट ग्रेजुएट थी। उसने जूनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा दी और चयन होने के बाद पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर दी। 3 वर्षों बाद वैष्णवी अब डॉक्टर वैष्णवी बनने वाली थी। इस दौरान बहुत से कड़वे खट्टे अनुभवों का स्वाद उसने चखा था। मीठे अनुभवों की संख्या तो बेहद सीमित थी।
या कौन जाने उसकी स्वादेंद्रियां ही नष्ट हो चुकी थी? क्या उसे हर मीठे में नमकीन की मिलावट ही नजर आती थी? व्योम के जाने के बाद वैष्णवी के लिए सबसे पहला प्रस्ताव उसके ममेरे देवर विभोर का आया था। पापा ने शादी करने का कारण पूछा तो उसने वैष्णवी से लगाव होना बताया। कब से है तुम्हें प्यार? पापा ने पूछा था। विभोर कोई जवाब नहीं दे पाया। बाद में पता चला कि व्योम ने 50 लाख रुपए की टर्म बीमा पॉलिसी ले रखी थी, जिसकी नॉमिनी वैष्णवी थी। सास की इच्छा थी कि घर का पैसा घर में रहे, इसीलिए उसने अपने बड़े भाई को विश्वास में लेकर ये प्रस्ताव वैष्णवी के पास पहुंचाया था। वैष्णवी चूंकि पढ़ी लिखी और खूबसूरत भी थी, इसीलिए विभोर को भी अधिक एतराज नहीं था। हाँ, उसका वर्जन नहीं होना जरूर उसे खटक रहा था, लेकिन वो खुद भी कहाँ वर्जन था। इसीलिए उसने इस बात को अधिक तूल नहीं दिया। वैष्णवी को अभी विवाह करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो आगे बढ़ गई। बीमा पॉलिसी से मिला पैसा उसने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया। ये उसके लिए बहुत बड़ा संबल था। पीएचडी करने के दौरान भी कई पुरुष वैष्णवी की जिंदगी में आए। उसने सहानुभूति दिखाने वाले हर एक रिश्ते को नकार दिया। अधिकतर निगाहों में उसे लोलुपता ही दिखाई दे रही थी। कोई उसके रूप का प्यासा था तो किसी की नज़र उसके मोटे बैंक बैलेंस पर थी। कोई उसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ रहा था तो कोई लगातार दूध देने वाली गाय। हर जगह स्वार्थ दिखा, प्यार कहीं था ही नहीं। वैष्णवी बच्ची नहीं थी, सब समझती थी। वैसे भी बुरा वक्त इंसान के दिमाग को अधिक चौकन्ना कर देता है। वैष्णवी भी चाहत और लोलुपता के बीच के अप्रकृति ने फूलों के साथ कांटे उगाकर हम स्त्रियों को पूरी तरह से आगाह करने का प्रयास किया है। अब हम ही नासमझ बने रहें तो फिर दोष किसी और को क्यों? हमें अपने कांटों का इस्तेमाल अपने बचाव में अवश्य करना चाहिए। वैष्णवी का अवचेतन मस्तिष्क इन दिनों बहुत गहराई से सोचने विचारने लगा था। उसने भी अपने कांटों का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया, अपने प्रोफेसर के खिलाफ। सर, मेरी थीसिस कंप्लीट हो गई, मेरा वाइवा करवा दीजिए ताकि मुझे डिग्री मिल जाए। एक दिन वैष्णवी ने अपने गाइड से आग्रह किया। डिग्री के लिए केवल थीसिस और वाइवा ही काफी नहीं होता, कुछ दूसरी फॉर्मेलिटीज भी होती हैं। प्रोफेसर कुटिलता से मुस्कुराया। वैष्णवी उसका मतलब बखूबी समझ रही थी। हो जाएगा सर, मैं तो नई स्कॉलर हूँ, आप तो बरसों से पीएचडी करवा रहे हैं। आप इस लाइन के नियम मुझसे बेहतर जानते हैं। आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। वैष्णवी ने उन्हें आश्वासन दिया तो प्रोफेसर की बाँछें खिल गईं। वैष्णवी को लगा मानो उनके मुंह से लाट टपकने ही वाली थी, जिसे उन्होंने बहुत सतर्कता से रुमाल में लपेट लिया था। वैष्णवी के फाइनल वाइवा का दिन और समय निश्चित हो गया। कुल 3 लोग पैनल में शामिल हो रहे थे, 2 बाहर से तथा एक स्वयं उसके गाइड प्रोफेसर थे। अलिखित नियमों के अनुसार सभी के रहने खाने और आने जाने की व्यवस्था वैष्णवी को ही करनी थी। जाते समय 2 लिफाफे भी परीक्षकों को थमाने थे। वैष्णवी के गाइड ने अपना मेहनताना बात के लिए रिजर्व रख लिया। सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। वैष्णवी का वाइवा भी बहुत अच्छा हुआ था। दोनों परीक्षक उसकी मेहमान नवाजी से भी संतुष्ट थे। वैष्णवी ने ये पड़ाव कुशलता से पार कर लिया था। अब उसे केवल अपने गाइड से निपटना शेष था। कहा जाता है कि खाने के बाद हाथ धोना ही शेष बचता है। वैष्णवी ने भी अपने गाइड के सामने फिंगर बाउल रख दिया। वाइवा होने और थीसिस जमा होने की औपचारिकता पूरी होने के बाद अब गाइड के हाथ में कुछ भी शेष नहीं था। प्रोफेसर को वैष्णवी से ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हो सका जिसकी वो उस कमसिन से उम्मीद कर रहा था। एक दो बार प्रोफेसर ने उसे बहाने से अकेले में बुलाया भी, लेकिन हर बार वैष्णवी अपनी किसी न किसी सहेली के साथ ही उससे मिली। वैष्णवी अब अपनी इस सफलता पर बहुत खुश थी। शायद वो पुरुषों की इस दुनिया में अपने तरीके से जीना सीखने लगी थी। पीएचडी करने के बाद वैष्णवी को एक विश्वविद्यालय में नौकरी मिल गई। ब्यूटी विद ब्रेन, और दोनों ही मामलों में 21। ऐसा संगम कम ही देखने को मिलता है। वैष्णवी के लिए रिश्तों का सैलाब उमड़ने लगा। इतने रिश्ते तो तब भी नहीं आए थे जब वो कुंवारी थी। 3rd ग्रेड से लेकर राजपत्रित अधिकारी तक वैष्णवी से विवाह करने के लिए कतार में लगे थे।
वैष्णवी को हैरानी तो तब हुई जब एक रिश्तेदार ने चतुर्थ श्रेणी तकनीकी सहायक का रिश्ता उसके लिए सुझाया। प्रस्ताव सुनते ही वैष्णवी उखड़ गई। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? एक प्रोफेसर के लिए ये रिश्ता? कुछ तो मेरे स्तर का ख्याल किया होता। वैष्णवी ने गुस्से से कहा। दूसरी शादी है तुम्हारी, ऐसे ब्याहों में विकल्प नहीं होते। 30 पार को वर मिल रहा है, यही क्या कम है? रिश्तेदार ने मुंह मरोड़ते हुए कहा तो वैष्णवी तिलमिला गई। क्षोभ और क्रोध से आंखें भर आईं, मन में विद्रोह का संचार हुआ। जब लोग मुझे विकल्प के रूप में देख रहे हैं तो मैं भी ऐसा ही क्यों ना करूं? मेरे सामने तो ढेरों विकल्प हैं। क्यों मैं अपने विधवापन को बेचारगी से देखूं? नियति ने जो किया सो किया, लेकिन उसकी भरपाई भी तो करने की कोशिश की है। व्योम के रहते शायद मुझे ये सब ना मिलता जो उसके नहीं होने से मिला है। जो चला गया उसके लिए मैं क्यों शोक मनाऊं? क्यों ना जो मुझे मिला है उसका स्वागत करूं। ऐसा विचार मन में आते ही कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता जो बीत गई सो बात गई वैष्णवी के जहन में कौन गई। वो एक नए उत्साह से भर उठी। उसने माँ से उन सभी लड़कों के प्रोफाइल मांग लिए जो उससे विवाह करने के लिए लालायित थे। अब वो किसी के लिए विकल्प नहीं थी, बल्कि स्वयं अपने लिए बेहतर विकल्प की तलाश करने के लिए कृत संकल्प थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।